हो गया कंप्लीट हो गया। ये वाला पहुंच गया, वो वाले वो 3 फोटो खींच के रहे यार। मैं सोच तो रहा हूँ अभी आ गया। अब हमारे आज का चैप्टर है, मैं लिखवाऊंगा। हाँ, रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। साइज बढ़ाऊंगा फॉन्ट। हाँ चलो बढ़ाते हैं। रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, ठीक है। रिएक्टिव मेथिलीन नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है? हाँ चैप्टर का नाम है रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। अब देखो इस चैप्टर को थोड़ा फील ले लो पहले हल्का सा, क्या है थोड़ा थोड़ा करके हम करते रहेंगे। ऐसे देखो कोई भी चीज़ रिएक्टिव पता है कब होती है? कोई भी चीज़ रिएक्टिव तब होती है जब वो एक्टिव हो। जब वो एक्टिव हो, जैसे कि आपने एक एक्टिव चारकोल का वो सुना होगा, फेस मास्क है ना, एक्टिव चारकोल का। या आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसमें ना काली गोली जाती है पानी के अंदर और वो सारी गैस को क्या कर देती है, डस्ट को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो वहाँ पे ना वो एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड वाला ही मामला समझ लो इसे। क्या? क्योंकि जो भी हमारे पास वहाँ पर चारकोल होता है ना, चारकोल का मतलब सीधा सीधा क्या है? कार्बन। चारकोल का मतलब कार्बन है, मोस्ट क्वांटिटी में तो कार्बन ही ना उसमें। उस कार्बन में कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं आपके? 4। उसमें से एक बॉन्ड आपका फ्री रहता है। अब एक बॉन्ड अगर फ्री है, कोई चीज़ अगर एक बॉन्ड हाईली क्या है, अनस्टेबल फॉर्मेट में है, क्योंकि वो चाहती है कि 4 बन जाए, बट अभी वो कितने पे है? 3 पे। तो इसलिए वो क्या कहलाती है? एक्टिव। कोई भी चीज़ एक्टिव तो कहलाती है जब उस पर जो कोई ऐसी स्पेसिफिक अटैचमेंट में आ जाए कि मतलब कि वो एक तरीके से कार्बन की जो बॉन्डिंग है, मेन तो हमारा कार्बन ही है कि अगर हमारा कार्बन पूरे बॉन्ड नहीं बना पा रहा है किसी तरीके से, तो वहाँ पर उस वाले फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एक्टिव। एक्टिवर तभी आता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव। और एक्टिव तब होते हैं केमिस्ट्री में या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या फिर क्या हो, फ्री रेडिकल हो, वो एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर अब एक्टिव मेथिलीन का मतलब क्या है, हमें एक चीज़ पता चल रही कि एक्टिव कौन होना चाहिए? मेथिलीन ग्रुप होना चाहिए। अब ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कब बनेगा इसको अब हम देखेंगे। देखो जब मैं कोई कंपाउंड, मान लो मैंने ये लिख लिया CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है जी। इसको आप बोलोगे बीटा डाई कीटो। ये कीटोनिक ग्रुप होता है ना, तो कीटोनिक ग्रुप ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O, इधर अगर आप CH3 लगा दो और इधर आप CH3 लगा दो, तो इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? कीटोनिक ग्रुप है। इसके अंदर एक ये कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, इसको हमने क्या बोलते हैं? डाई कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अब अगर जो मैं यहाँ पे इस वाले मेथिल की बात करूँ, ये जो CH2 फंस गया बीच में, इसको बोलेंगे हम एक्टिव। अब एक्टिव यहाँ पे कैसे डिफाइन कर रहा हूँ हम इसको देखते हैं। देखो जब हम यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दें इसके दोनों तरफ, जब बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस CH2 के दोनों तरफ लगा दें, जैसे कि यहाँ पे CO ग्रुप है, CO एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन, समझ पा रहे? होगा क्या? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मांगेगा? कार्बन से। तो ये कार्बन ने इसको ला दिया। अब ये कार्बन को स्टेबल करने के लिए ये वाला कार्बन आएगा, ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। अब जो इस पे जो हाइड्रोजन लगेगा ना, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अब ये वाला स्टेबल होने के लिए किससे लेगा? ये हाइड्रोजन से ले लेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जो ये हाइड्रोजन आएगी ना, ये हमारे पास जो पूरा कंपाउंड है CH वाला, ये हमारे पास क्या करेगा? एक्टिव। अब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि इसके बीच में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गए। अगर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में कोई चीज़ फंसी हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, समझ पा रहे? अब अगर उसने उसको इलेक्ट्रॉन खींच ले तो वो हाईली क्या होगी? अनस्टेबल होगी ना, समझ पा रहे? तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर रहा है। एक्टिव वर्ड जो है ना यहाँ पे, ये इसलिए डिफाइन करेगा जब आप 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, 2 हाईली, यहाँ पे चीज रख सकते हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर एक यहाँ हो और उसके बीच में CH2 हो और इसी के साथ में कौन हो? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये जो हमारे पास मेथिल ग्रुप कहलाएगा, मेथिल ग्रुप है CH एक कार्बन है, मेथिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रुप कराएगा इसी को बोलेंगे हम रिएक्टिव या फिर एक्टिव। रिएक्टिव मतलब ये एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, मतलब कि ये ग्रुप होना तो कंपल्सरी है। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपकी पूरी की पूरी HNB में जो मामला चल रहा है जिस चैप्टर से, जो हमारे इस चैप्टर का है, इसमें आपका ये ग्रुप है और इस तरफ भी आपका CO ग्रुप भी बैठा हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और ज़्यादा ऑक्सीजन लगा दूँ, मान लो मैं एक स्पेसिफिक लिख रहा है जैसे कि ये मतलब कि CH3O समथिंग ऐसे करके मैंने कुछ डाल दिया, ये O डाल दिया, CH3COO एक साइड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड आ गया। तो जितने ज़्यादा आप इधर ऑक्सीजन लगाते रहोगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? इस वाले कार्बन से तो लेगा। तो ये मेथिल ग्रुप और ज़्यादा क्या होता रहेगा? एक्टिव होता रहेगा, समझ पा रहे? तो इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। तो इसकी डेफिनेशन लिख देना, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड की डेफिनेशन, when a methylene ये यहाँ से कट करेगा, ये नहीं बताओगे आप। ठीक है। when a methylene
अभी तो डाल देंगे क्या ये मतलब स्टॉप करनी पड़ेगी हाँ वो बाद में कट जाता है हाँ हाँ कट जाएगी बाद में ट्रिम कर देना ठीक है मैं ये वाले ऐप से करना भैया देखो इसमें बहुत सारी सही चीज़ें ये ऐसे छुट्टी से चलिए भैया कल भी छुट्टी होगा तो चलेगा ना? कल मैं छुट्टी पे बोलूँ छुट्टी पे अच्छा आप भी छुट्टी में हो वैन मैथिली इसमें देखो वैन मैथिली में प्रोग्राम है वैन मैथिली ब्रैकेट में डाल देना ये वाला करो CST भैया क्या फिजिक्स का मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा और जो समझ में नहीं आएगा प्लीज के टॉपिक्स पे हाँ, मैं पढ़ा दोगे ना कोई 4-5 दिन भैया तो भैया मेरे को आप पढ़ाना भी मत। मुझे बस इतना कर दो कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ फिजिक्स से बता दोगे ना तो भैया को दे दो फिर तो लाके इस परसेंट कल दे देंगे कल दे देना कल भैया फिर 5 दिन में भैया कर देंगे 5 साल से जो है वैन में पहला एग्जाम है 7 तारीख हाँ भैया, साफ लगवा भैया कुछ भी नहीं पढ़ रखा भैया 3 यूनिट लास्ट की 3 जो थ्योरी वाली है वो करवा लेंगे भैया से और बाकी वन वाली डेरिवेशन वाली मेथड जो डेरिवेशन तुम्हारा वाला पार्ट है ना Theory वाला। थ्योरी वाला मतलब मैं बता दूंगा तुम्हें कि श्रोडिंगर मतलब जो आने वाली है वो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी लास्ट के जो 3 यूनिट्स हैं उनका अरे पहले पहले बुक छोड़ देना वैसे नोट्स है ना सत्यम लेके जा रहा है कल पहले लेना रहा वो पहले बुक छोड़ देना मेरे पे कल हाँ। ठीक है हम छोड़ दो ठीक चलो आज पहले कंप्लीट करते हैं कल को पढ़ा जाऊंगा ना मैं जब देहरादून जाऊंगा हाँ कोई वैन मैथिली ब्रैकेट में CST वाला वैन मैथिली ब्रैकेट में इस परसेंट इन बिटवीन two electronegative groups in between two electronegative groups then that methyl is known as active methyl is known as active methyl ठीक है ये वाला आप बना सकते हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रैकेट में ये फिर ये वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस वाले मेथड को क्या बोलेंगे फिर हम एक्टिव ग्रुप बनाना है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ठीक है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक है जी अच्छा मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना ये पता है कौन होने वाला है CO ये भी याद रखना CO को आप कैसे लिख सकते हो CO को ऐसे लिख लो या फिर C डबल बॉन्ड O ऐसे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और क्या हो सकता है यहाँ पे CN है नहीं आपके पास CN भी हो सकता है ठीक है या तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं या दोनों के दोनों हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं वो तो हमारा अलग है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहाँ पे होना चाहिए ठीक है क्लियर है आगे लाइन में in active methyl group both the hydrogen is highly acidic which can be react with strong base देखो सीधी सी बात है जब ये हमारे पास एक एक्टिव ग्रुप है मतलब कि ये हाईली अनस्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से ये कार्बन मैंने कहा अभी मेथिल की बात करें ना कि एक्टिव मेथिलीन तो मेथिलीन मतलब कार्बन है हाइड्रोजन तो मतलब नहीं ना अभी 2 मिनट के लिए अगर हम मेथिलीन ग्रुप की बात कर रहे हो तो मेथिल का मतलब एक कार्बन के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेथिल ठीक है हमारे पास अभी ग्रुप एक्टिव ये है हाइड्रोजन निकाल मैंने अब ये एक्टिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से इधर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ से भी ले सकता यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ से भी ले सकता बचा कौन इसका पड़ोसी हाइड्रोजन और अगर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा अपना तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव और जिसने इसका ले लिया वो कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव और आपको पता है कि जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन दे दे जो जितनी आसानी से ये तो हाईली अनस्टेबल है ना इसको तो चाहिए किस कीमत पे और ये हाइड्रोजन से लेके रहेगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन मैं इसको अगर ऐसे बना दूं तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एसिडिक काम नहीं करेंगे जो आसानी से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे दे तो ये आसानी से हाइड्रोजन दे देंगे ना अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कुछ बेस अब हाइड्रोजन ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल निकल जाएगा ऐसा तो है नहीं आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन तो कराना पड़ेगा ना तो आपने अगर इसको स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया जैसे NaOH तो भाई साहब ये हाइड्रोजन ये लेके निकल देगा यहाँ से H2O निकाल देगा
Na क्योंकि Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और यहाँ पे ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव पे एक्ट कर रहा। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव क्या पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा? ये तो रिपल्शन करेंगे ना, तो H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? OH के साथ, और H पॉजिटिव अगर OH के साथ जाएगा तो H2 रिलीज, और जो Na पॉजिटिव है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस कार्बन के साथ, मतलब कि ये यहाँ से रिप्लेस होगा और सोडियम यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये ऐसी कहानी, समझ पा रहे? तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको अगर हम बोले एक्टिव निकले तो इसको एक्टिव हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, समझ पा रहे? क्या लिखा लास्ट लाइन? विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगले लाइन में लिखना लेट NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, लेट NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, लेट से तो होता ही है बट हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ड्रिल का करवा देगा तो पड़ोसी है, ठीक। परसों के बाद तो वो यार वो सैंपल पेपर दे देता भैया कहते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास जो ये वाले हाइड्रोजन है हमने लिखा कि लेट NaOH है ना, लेट NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस which react with active methylene compounds, which react with active methylene compound, it give mono and di sodium derivative compound, mono और di सोडियम डेरिवेटिव्स कंपाउंड, मोनो एंड डाई सोडियम डेरिवेटिव कंपाउंड, ठीक है जी। क्या बोल दो हाइड्रोजन है उसके पास, दो हाइड्रोजन है तो एक बार अगर एक निकाला तो उससे एक मोनो हाइड्रोजन सोडियम और दूसरा निकाला तो समझ पा रहे। अब हम इसको लिख लेते हैं एग्जांपल से कि कैसे हमारा ये मामला चल रहा है, इसको देख लेते हैं। देखो मैंने बताया एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड में सबसे पहले तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाने, कैसे लगाओगे? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जाएगा CH3। ये तो है हमारे पास एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है, कौन सा है? अब इसका नाम छोड़ो, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, ठीक है जी। वैसे इसका नाम है, क्या बोला था मैंने अभी, ये अगर कीटोनिक ग्रुप है तो बीटा डाइकेटोनिक ग्रुप है, ठीक है। ये इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास ये अल्फा बीटा जाता है ना, तो अल्फा बीटा में यहाँ पे ये ग्रुप जो हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप है और दूसरा भी कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको हम बोल सकते हैं बीटा डाई कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, क्लियर। अभी हम इसमें एस्टर भी पढ़ेंगे। एस्टर में एस्टर का फॉर्मूला पता है किसी को? आर ओ आर नहीं, वो तो दूसरा है, आर ओ आर ना, ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो जब ये रिएक्ट किससे करेगा, वैसे ही क्या है, वैसे ही एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड होता है क्या? पर इसके बोलने से मुझे याद आ गया। हां है एक्टिव मेथिलीन होता है क्या वैसे? यही तो है एक्टिव मेथिलीन। अभी क्या बताया ये, इसे लिंक भेज देना, लिंक भेज दूंगा वीडियो का, ठीक है। देखो तो ये हमारे पास NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा अगर ये बेस है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट देगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट देगा किसे? इसको देगा हाइड्रोजन को, तो देगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला मामला होगा। तो देखो इस वाले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये याद रखना कि ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, एक्टिव है। एक्टिव है मतलब एसिडिक, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर। अगर ये एक्टिव, अगर ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर है तो मतलब कि कौन लेके जाएगा ये Na, अगर आप इसको तोड़ोगे Na कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये अगर टूटेगा तो पॉजिटिव ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव और यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव, समझने के लिए आइए, ठीक है। Na पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा हमारे पास, इस नेगेटिव पे पहला अटैक हुआ, और ये OH किस पे चला जाएगा, OH पे, तो सीधा सीधा बात है माइनस क्या जाएगा H2O, और हमारा और रिमेनिंग क्या रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे क्या जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन चला गया, कौन आएगा इसकी जगह, Na आ गया, एक अभी है यहीं पे है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे मोनो सोडियो बोलते हैं, सोडियो डेरिवेटिव। ये पहला बन गया। अगर आप इसको आगे भी प्रोसीड कराओगे किससे, इसमें एक और बार NaOH डाल दो, NaOH डाल दो दोबारा, क्या दिक्कत है, हमारे पे तो NaOH की कमी थोड़ी है। तो NaOH फिर से, अब ये कौन सा वाला है NaOH, ये H पॉजिटिव निकलेगा और ये किसके साथ चला जाएगा, इस OH के साथ, और ये Na पॉजिटिव कहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा H2, और हमारे पास जो फाइनल कंपाउंड आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा,
सी, यहाँ पर भी Na है और यहाँ पर भी Na है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और CH3। ये हमारे पास मोनो था क्योंकि इसमें एक ही क्या था, सोडियम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई सोडियो बोलते हैं, SO DIO सोडियम। सोडियम भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, ये बना सकता। मतलब ये एक वो भी तो वर्ड है। अब हम देखेंगे इसके अंदर ना एक फिनोमिना आता है हमारे पास, जो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं ना हमारे पास रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स वाले, इनके अंदर एक ट्यूटोमेरिज्म वाला फिनोमिना आता है। ट्यूटोमर क्या होता है अभी हम वो देखेंगे। इसमें होता कुछ नहीं, मैं इसको तो मिटा ही देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम कौन सा? हाँ, ये एग्जाम्पल तो है, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा जो चल रहा है, क्योंकि छोटा चैप्टर है ये, तो इसमें लगभग पीजीए की तरह है छोटा सा। वही है, सही कहा, सही, ठीक है। यहाँ था मेरे पास CH2, ठीक है। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे ट्यूटोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट होता है ये आइसोमेरिज्म। इसमें होता क्या है, इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब देखो केमिकल फॉर्मूले में तो चेंज नहीं आता, मतलब कि जितने कार्बन है जितने हाइड्रोजन है उतने ही रहेंगे सब कुछ, बट चेंजेस का आएगा। ट्यूटोमेरिज्म में हमारे पास थोड़ा सा चेंजेस आता है कि हाइड्रोजन ना अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, हाइड्रोजन सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करता है। इस वाले फिनोमिना को हम ट्यूटोमेरिज्म बोलते हैं। कुछ एक नया कॉम्प्लेक्स बना देगा जिसके अंदर हमारे पास दो फॉर्म बनते हैं, एक को हम बोलते हैं इनॉल और एक को बोलते हैं कीटो, कीटो फॉर्म और इनॉलिक फॉर्म, ठीक है। अब होता क्या है, कहाँ से देखो पूरी का होता है प्लस में कुछ ऐसा कर दिया माइनस प्लस ना ऐसा कुछ नहीं, अभी देखेंगे हम उसमें। हाइड्रोजन की शिफ्टिंग है बस। अब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कौन सी वाले हाइड्रोजन की शिफ्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री का। अगर इस चैप्टर का नाम ही हमारे पास क्या है, रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है, तो कहानी किसकी जाएगी, मिथाइल वाले की। ये वाले हाइड्रोजन कोई रिएक्शन नहीं देंगे, ये वाला हाइड्रोजन कोई रिएक्शन नहीं देंगे, बचे कौन सा, ये वाला। और अब ये हाइड्रोजन जाएंगे कहाँ, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड था, इसको वाली इस वाली फॉर्म को इसको बोलते हैं इसकी कीटोनिक फॉर्म, कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म, ये वाली इसकी फॉर्म कीटो फॉर्म है। अब होगा क्या, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन है, क्लियर है। ये शिफ्टिंग ना यहाँ से चली जाती है इसके पास OH के पास, और ये वाला बॉन्ड आ जाता है यहाँ, बस इतनी सी शिफ्टिंग है। इसी वाली शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इसके ट्यूटोमेरिज्म वाली फॉर्म एग्जिस्ट करती है हमारे किस वाले कंपाउंड में, रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड में, ठीक है। तो अगर मैं इसके फॉर्म बनाऊँ तो ये क्या आ जाएगी, CH3 डबल बॉन्ड ना रहकर अब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग होगी ना। यहाँ पर आ जाएगा आपका OH, ये जो H है वो इसके पास चला गया। आप इसको कैसे समझ सकते हो, एक और तरीके से समझ सकते हो कि देखो आप इस वाले पार्ट को, अगर मैं इसको इस वाले पार्ट को थोड़ा ऐसे करके लिखूँ तो कोई दिक्कत है क्या, O नेगेटिव और ऐसे मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा, और अगर मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा। तो जब मैंने ये वाले बॉन्ड को तोड़ा है ना, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, ऑक्सीजन। कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी कौन लेके चला गया, ऑक्सीजन। और जो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिव और जिसने ले लिया वो नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, O नेगेटिव और C पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी सेम फिनोमेना है हमारे पास, H पॉजिटिव यहाँ पे है हमारे पास, क्योंकि अगर आप इन दोनों में देखो तो हाइड्रोजन ही जाएगा H पॉजिटिव में, तो बस ये समझ लो कि H पॉजिटिव किसके पास चला गया, इस O के पास चला गया। अब यहाँ पर जो स्टेबिलिटी के लिए जो हमारा फिनोमेना है वो कौन सा है, शिफ्टिंग आ गई, वहाँ पे डबल बॉन्ड उतर आ जाएगा, समझ पा रहे, मतलब कि ये आ गया था मेरा, यहाँ पे मेरा इसको स्टेबिलिटी के लिए C डबल बॉन्ड C आ जाएगा, हाइड्रोजन हमारा यही है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन सा CH, क्लियर है कहानी, ठीक है। और आप इसको बेस की डेफिनेशन सिंपल है, हाँ ये चीज देखो, नोट delocalization of हाइड्रोजन इज नोन एज ट्यूटोमेरिज्म। बट हम ट्यूटोमेरिज्म की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी होगी तब लिखेंगे, हमें तो जरूरत ही नहीं है। हम तो डायरेक्ट ये बता रहे हैं कि एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड में ट्यूटोमेरिज्म है, बस खत्म कहानी। हमें अब आपको थोड़ी हम बताएंगे कि ट्यूटोमेरिज्म क्या है, बट हम लिखेंगे क्योंकि हमें तो बेसिक भी ठीक ये है। प्रॉपर्टीज में आएगा, ये प्रॉपर्टी नोट में लिख लो, नोट में लिख लो इसमें। एक टोटलाइजेशन एडिट डाल देंगे नहीं ट्यूटोमेरिज्म चलो लिख लो उसके, वैसे नोट में डालने नहीं करते, नोट लिख लो इसको, नोट बना लो। हाँ इसको लिखो, these active methylene compounds shows teutomerism. These active methylene compounds shows teutomerism. वैसे बना लेता हूँ डायग्राम। और फर्स्ट डायरेक्ट ये डायग्राम बना लो। अगर किसी को ट्यूटोमेरिज्म को डिफाइन करना है तो वो एरो उस पर लिख सकता है कि शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, केमिकल फॉर्मूला डजंट चेंज, केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, जितने कार्बन है जितने हाइड्रोजन जितने ऑक्सीजन सब सेम रहेंगे, बट शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ट्यूटोमेरिज्म, ठीक है।
जरूरत ही नहीं है हमें तो। जरूरत ही नहीं है आपको वैसे, बस आपने इसके दो फॉर्म बना लो, एक को बोलते हैं कीटो फॉर्म ये वाले से, और इस वाले फॉर्म को बोलते हैं एनोल फॉर्म। अच्छा कीटो फॉर्म में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन पे, देख रहे हैं? तो ये सैचुरेटेड होगी या अनसैचुरेटेड होगी? सैचुरेटेड, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, सैचुरेटेड फॉर्म। और ये वाली कौन सी चलेगी, वहां पे आ गया ना डबल बॉन्ड आ गया ना, तो इसको क्या बोल देंगे आप, ये इसकी फॉर्म होती है इनॉल फॉर्म। देखो इनॉल कैसे नाम आया, नाम से पता चल रहा है। देखो इनॉल का कैसे, इस नाश का नाम इनॉल क्यों पड़ा, देखो ईएन का मतलब क्या होता है, इन डबल बॉन्ड, इन और डबल बॉन्ड, और ऑल का मतलब अल्कोहल ग्रुप, मतलब कि OH ग्रुप, और OH ग्रुप होते हैं, समझ पा रहे? तो ये हमारे कीटोन के इनॉल फॉर्म होते हैं, क्लियर है? OH ग्रुप, ये सारी चीजें लिख देना। इसको इनॉल फॉर्म बोलते हैं, इन का मतलब डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड है यहाँ पर। और ये हमारे पास एक अनसैचुरेटेड में चला गया, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड का जो कन्वर्जन है ये भी हमारे पास है, आप इसको बोल सकते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो हमने बात करी थी हाइड्रोजन वाली, अब हम इसको भी थोड़ा एक इसमें लिख लेंगे। इसमें देखो ये नोट था हमारा, नोट खत्म हो गया, इसको पैक कर देना। अब कंटिन्यू करेंगे फिर से उसी की डेफिनेशन को, उसमें लिखेंगे इन एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड, इन एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड, इन एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड, इन एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड बोथ हाइड्रोजन in active methylene compound both hydrogen is acidic in nature, is acidic in nature, is acidic in nature, and when any strong base, and when any strong base can react with these compound, the acidic hydrogen remove from the compound, acidic hydrogen remove from the compound. This hydrogen is also known as, this hydrogen is also known as, this hydrogen is also known as, this hydrogen is also known as alpha hydrogen, alpha hydrogen. This alpha beta or gamma positions, this alpha comma beta comma gamma position is with respect to carbonyl group C double bond O group, with respect to C double bond O group। मतलब कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप के अगर पहले नंबर पे यहाँ पे कार्बन होगा ना, तो उसको मैं कौन सा कार्बन बोलूँगा, अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, बट हमें याद है कौन से वाले की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे और कार्बन की चेन बढ़ती जाए इसके बीच में, तो अल्फा बीटा गामा ये हमारा कंटिन्यू में चलता रहेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O के अगले वाला जो कार्बन है उसको अल्फा नहीं, वो तो अपने आप पे ग्रुप है ना, नंबरिंग तो इधर से भी कर सकते हो, नंबरिंग तो बहुत साइड से कर सकते हो आप। ये वाला भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बस, ठीक है। तो अल्फा और बीटा हमारी इस जो अल्फा बीटा गामा पोजीशंस होगी वो हमारी इस कैटेगरी में आएगी, ठीक है। बस अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास एसिडिक नेचर है इस वाले हाइड्रोजन्स का एसिडिक नेचर है, ये किन पे डिपेंड कर रहा है, सीधी सीधी बात है। वो एसिडिक नेचर तब बना है जब वो H पॉजिटिव बनेगा। अब वो H पॉजिटिव तब बनेगा जब वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अब उसके इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन, और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा था, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप। मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पर और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आता रहे और ज़्यादा तो और ज़्यादा एसिडिक होगा ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ज़्यादा एसिडिक नेचर आप कैसे बताओगे, तो आप बोलोगे कि भाई ये इस वाले ग्रुप पे डिपेंड करेगा जो इसके एडजेसेंट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, ये भी तो सेम ग्रुप है, ये भी सेम ग्रुप है। मतलब अगर मैं एक साइड, दोनों साइड में से किसी भी एक साइड को एक पैरामीटर मान लेते हैं, ये वाली साइड मान लो चाहे आप ये वाली साइड मान लो,
ये वाली साइड मान लोगे तो यहाँ मैं CS लिखूंगा और CS के बगल में यहाँ पर इस वाले ग्रुप को एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लिख दूंगा, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जितना ज़्यादा हाई होगा उसके हिसाब से उसकी एसिडिक नेचर भी हाई होगी। समझ पाए? अभी इसको एग्जाम्पल समझते हैं और इसमें लिख देना नेचर ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो जी, ये मेरे पास एक CH2 ग्रुप था, यहाँ मेरे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक मतलब यहाँ तो कोई भी आपको कार्बन का कोई भी चेंज होती जा रही है, ठीक है। अगर मेरे पास इस वाली साइड में, यहाँ पर अगर मैं इस वाली साइड में एक ग्रुप लिख दूँ, यहाँ पे G लिख देता हूँ, कोई भी ग्रुप लिख देता हूँ, अगर वो ग्रुप 2 केस बन जाते हैं यहाँ से। अगर वो ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ और एक केस बन जाता है मेरे पास अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, विड्रॉ मतलब खींचना। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचना कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देना। आप देखो, अगर मुझे इस वाले हाइड्रोजन्स की नेचर बताना है तो वो डिपेंड कर रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कितनी आसानी से ये हाइड्रोजन निकल जाए। जितनी आसानी से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा उतना वो एसिडिक होगा, क्योंकि जितना इजी हाइड्रोजन का निकलना होगा वही तो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। समझ पा रहे? क्लियर है ना? जैसे कि आपने H2 टाइप देखा होगा तो उसमें HCl गिर रहे थे ना मुँह पे, तो वो हमारे बॉडी में से पानी को निकाल देता है आपके केस में से, और इस वजह से वो पूरी की पूरी केस में जाता है, सड़ने लग जाता है वहाँ पे उस फिनोमेना वो एसिड अटैक। तो वो हाइड्रोजन जब भी हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या ही करेगा, पानी रिलीज करेगा और पानी निकाल देगा। समझ पा रहे? तो यहाँ पे अगर मुझे इस हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर को बताना है, मुझे इस H पॉजिटिव को निकालना है, मतलब निकलने वाली टेंडेंसी होनी चाहिए। निकलने वाली टेंडेंसी मतलब H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव ये तभी बनेगा जब ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन खींच ले, और ये कार्बन किसी और को तो देगा कि डोनेटिंग एबिलिटी, कोई तो खींच ही रहा होगा, ये कार्बन तो नहीं खींच रहा होगा, तो ये कार्बन मतलब कि ये खींच रहा